मीलापुर। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां अब जिंदगी कुछ सामान्य सी लगती थी। 1 महीना पहले ही गोपाल ने अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करते हुए गांव में एक अस्पताल खोला था, अपने पिता की जमीन बेचकर। अस्पताल का नाम पिताजी की याद में उनके नाम पर रखा गया। उस दिन की सुबह भी बाकी दिनों की तरह ही शुरू हुई थी। गोपाल, रामू और महेंद्र तीनों उसी पुरानी चाय की दुकान पर बैठे थे। अरे भाई हरिनाथ, 3 चाय लगा दो भाई। आज तो बदन में जान ही नहीं है, तुम्हारी चाय पीकर ही राहत मिलती है। जरूर भैया, अभी लगाता हूँ। अदरक थोड़ी तेज रख दूं? हाँ हाँ, एकदम तेज रखना भाई। बिना अदरक की चाय तो जैसे बिना जान की होती है। चूल्हे की आंच के साथ हवा में अदरक और धुएं की महक घुल गई। तीनों दोस्तों में हल्की फुल्की बातें चल रही थीं, लेकिन महेंद्र आज कुछ ज्यादा ही शांत था। उसकी नजरें अखबार पर जमी थीं, चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। क्या हुआ महेंद्र, इतना गंभीर क्यों हो? रोज तो तुम हंसते हुए अखबार पढ़ते हो, आज क्या हुआ? किसी बात की चिंता में लग रहे हो? सब ठीक तो है ना दोस्त? आज अखबार में हंसी की नहीं, खौफ की खबर छपी है। गोपाल और रामू एक दूसरे को देखने लगे। महेंद्र ने अखबार का एक कोना मोड़कर उनके सामने रख दिया। पढ़ो, कल रात फिर एक लाश चोरी हुई है अस्पताल से। ये इस महीने की 3री लाश है। फिर से? पर अस्पताल तो रात में बंद रहता है ना? गोपाल की भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि वो अस्पताल उसने गांव वालों की भलाई के लिए बनवाया था। पर अब उसी अस्पताल के नाम से गांव में दहशत फैल रही थी। मुझे समझ नहीं आता, आखिर ये हो क्या रहा है? अस्पताल तो गांव की भलाई के लिए बनाया था, लेकिन अब हर कोई वहां जाने से डरता है। और डरने की वजह भी है गोपाल। हर बार चोरी वार्ड नंबर 7 से हुई है। वही वार्ड जहां पिछले महीने पहली लाश रखी गई थी। वार्ड नंबर 7? उस मुर्दा घर पर तो रघु की ड्यूटी होती है ना? और रघु तो 2 दिन से गायब है। क्या रघु गायब है? तुमने पुलिस को बताया? बताया था, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबने कहा शराब पीकर कहीं चला गया होगा। पर मैं जानता हूं, रघु ऐसा नहीं था। वो रात को अकेले मुर्दा घर में भी नहीं डरता था। कहता था मरे हुए किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, डरना तो जिंदा से चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो किसी दिन अस्पताल से लाश नहीं, कोई जिंदा आदमी गायब मिलेगा। लो भैया, तुम्हारी चाय। लेकिन एक बात कहूं, तुम लोग ये अस्पताल वाली बातें मत करो। क्या हुआ हरिनाथ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कुछ देखा है क्या जो हमें नहीं पता? कल रात जब दुकान बंद कर रहा था तो अस्पताल के पीछे के जंगल में कोई खड़ा था, ऐसे आधा नंगा सा, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, जला सा शरीर, और मानो उसके शरीर की गंदी सड़ांध मुंह तक आ रही थी। अरसा लगने लगा है अब तो। इतने साल हो गए इस गांव में, पर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। पिछले 1 महीने से न जाने क्यों मन में एक खौफ सा बैठ गया है। अभी कुछ ही पल पहले जहां तीनों दोस्तों के बीच हंसी मजाक और हल्की फुल्की बातें चल रही थीं, वहीं अब उसी जगह पर एक अजीब सी चुप्पी और डर का साया उतर आया था। ऐसा लगा मानो हवा में भी अब कोई अनजानी दहशत तैरने लगी हो। रामू, महेंद्र, हमें कुछ करना ही होगा। हम अपने गांव को इस डर में नहीं छोड़ सकते। गोपाल डरा हुआ तो था, लेकिन उसके मन में एक बात साफ थी। अगर वो कुछ नहीं करेगा तो ये डर कभी खत्म नहीं होगा। 2 दिनों से रघु गायब है, बार बार लाशें गायब हो रही हैं, और अब तो लोग रात में बाहर निकलने से भी डरने लगे हैं। महेंद्र और रामू एक पल के लिए चुप रहे। हवा में अजीब सी ठंडक थी,
जैसे किसी अनकहे डर ने चारों ओर जाल बुन दिया हो। तभी महेंद्र बोला, थोड़ी घबराई लेकिन धीमी आवाज में, पर रात में जाना खतरनाक होगा। खतरा तो अब भी है, अगर हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो। ठीक है, तो आज रात निकलते हैं। रात 11 बजे गांव के चौराहे पर मिलना और फिर सीधे अस्पताल। तीनों के चेहरों पर डर अब भी था, लेकिन उस डर के पीछे एक हिम्मत भी छिपी थी। उन्होंने तय किया, आज रात वो सच्चाई जानकर रहेंगे। वो रात के अंधेरे में जाने के लिए तैयार थे, पर उन्हें अभी नहीं पता था कि सामने जो इंतजार कर रहा है वह हर कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक होगा। रात के 11 बज चुके थे। तीनों अपने अपने घरों से धीरे धीरे निकल पड़े। गलियां सुनसान थीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी। बस कुत्तों के भौंकने की दूर दूर से आती आवाजें उस सन्नाटे को और गहरा कर रही थीं। रात में एकदम सन्नाटा था। अस्पताल के बाहर वाली कच्ची सड़क पर तीनों जाकर बैठ गए। तीनों की नजर अब अस्पताल के दरवाजे पर ही थी। गोपाल भैया, ये अस्पताल वाला किस्सा सुनकर तो मन में बड़ी दहशत सी बैठ गई है। भाई सच कह रहे हो, यहां इस समय आकर तो मानो दम ही घुट रहा है। कुछ तो है जो इस सब के पीछे है, पर आज सब पता चल ही जाएगा। बस हिम्मत रखना। तुम लोग अभी ऐसी बातें मत करो। क्या पता क्या हो, कोई चोर हो या कुछ और। थोड़ा डर सा लग रहा है। तभी अचानक जैसे किसी ने गोपाल के सपने को हकीकत बना दिया हो। उसने देखा उसके पिताजी उसके बिल्कुल करीब बैठे हैं। पापा, क्या आप सच में यहां पर हैं? बेटा, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी अचानक गोपाल नींद से उछलकर जाग गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। माथे पर पसीना झिलमिला रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। बस दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की हल्की आवाज आ रही थी और आधी रात बीत चुकी थी। रामू, महेंद्र, उठो जल्दी। मैंने पापा को देखा, वो यहीं थे। बोले कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अब तो मुझे भी डर सा लग रहा है। और अब ये सपना। महेंद्र, ये सपना जैसे सपना नहीं था, जैसे कोई चेतावनी थी। पापा की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। तभी अचानक तीनों को लगा जैसे किसी के कदमों की आहट धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है। मिट्टी पर चरमराहट की वो आवाज सन्नाटे को चीरती हुई पास आती जा रही थी। क्या कोई हमारी तरफ आ रहा है गोपाल? आधी रात हो चुकी है, कहीं ये वहीं तो नहीं। और तभी उन्होंने जो देखा वो शायद उन्हें नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि उस अंधेरे में जो आकृति नजर आई वो और कोई नहीं, रघु था। वही रघु जो 2 दिन से गायब था और अब वो अजीब तरह से लड़खड़ाते हुए तिरछी चाल में उनकी तरफ बढ़ रहा था। रघु, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? कहाँ थे तुम 2 दिन से? पूरा गांव तुम्हें ढूंढ रहा था। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि तुम अचानक कहाँ गुम हो गए। तुम्हें अंदाजा भी है इन 2 दिनों में क्या हुआ है यहाँ? लाशें गायब हो रही हैं। लोग कहते हैं रात को अस्पताल के अंदर कुछ चलता है, और अब तुम अचानक यहां? रघु बस खड़ा रहा, बिना कुछ कहे। चेहरा
बिल्कुल सूना, आंखें जैसे किसी गहरी नींद में डूबी हों। तीनों को लग रहा था जैसे वो सुन तो रहा है, पर समझ नहीं पा रहा, या शायद समझना नहीं चाहता। मुझे तो लग रहा है ये फिर से पीकर आया है, पर इस बार बात कुछ अलग है। देखो ना, चेहरा कैसा पीला पड़ गया है। कुछ पल के लिए सब सन्न रह गए। फिर रघु ने धीरे से सिर उठाया और टूटी भारी आवाज में बोला, माफ करना भाई, 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी। बस अंदर आया हूं लाशों को देखने। उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी, न कोई हड़बड़ाहट, न कोई डर, बस एक खालीपन। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर बिना किसी ओर देखे धीरे धीरे मुड़ा और अस्पताल के अंदर चला गया। इतनी रात को सिर्फ लाशें देखने, कुछ तो गड़बड़ है। तीनों के चेहरों पर डर उतर आया था और हवा में अब सिर्फ सन्नाटा बाकी था। तभी महेंद्र उठता है और अस्पताल की तरफ देखने लगता है। उसकी आंखों में डर भी है और कुछ जानने की बेचैनी भी। हवा अचानक ठंडी पड़ जाती है और सन्नाटे में बस पत्तों के हिलने की हल्की आवाज गूंजती है। तभी अस्पताल के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी, मानो कोई अंदर कुछ खा रहा हो। छप छप छप। आवाज इतनी गहरी और गंदी थी कि सुनकर रूह कांप जाए। अरे गोपाल भैया, ये आवाज आपको भी सुनाई दे रही है या बस मेरे ही कान बज रहे हैं? नहीं रामू, मुझे भी सुनाई दे रही है। आवाज अब और साफ सुनाई देने लगी थी, मानो कोई जोर जोर से मांस चबा रहा हो। तीनों के चेहरों से खून उतर गया, सांसें तेज हो गईं और फिर चलो चलो अंदर चलकर देखते हैं। तीनों धीरे धीरे अस्पताल की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ आवाज और साफ होती जा रही थी। जब वो दरवाजे तक पहुंचे तो दरवाजा चर्र चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर का नजारा देखकर रूह कांप गई। दीवारों पर नाखूनों के निशान, टिमटिमाती हुई लाइटें और हवा में भरी सड़ी हुई बदबू, जैसे वहां कुछ अमानवीय मौजूद था। ऐसे नाखून के निशान पहले भी कई बार देखे गए थे, लेकिन आज अस्पताल का माहौल कुछ अलग ही था। तीनों अब अस्पताल के अंदर खड़े थे। गोपाल भैया, ये जगह आज कुछ अलग नहीं लग रही है, जैसे हर दीवार हमें देख रही हो। सच में, जैसे हर कोना, हर आवाज कुछ छुपा रही है। रघु अंदर गया था, पर अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये जगह सामान्य नहीं है। कोई भी आवाज या हलचल छोटी भी नजरअंदाज मत करना। कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये आवाज, ये बदबू, मानो जान ही लेकर छोड़ेगी। पता नहीं कैसी सड़ांत है ये। चलो एक बार देखकर तो पता लगाना चाहिए, आखिर ये सब हो क्या रहा है। अजीब सी आवाजें अब और पास लग रही थीं। छप छप छप, जैसे कोई अंदर कुछ खा रहा हो या कोई चल रहा हो, पर कदमों की आवाज नहीं। तीनों ने हर तरफ देखा, लेकिन अंधेरा और छाया हर जगह फैली थी। हर पल ऐसा लग रहा था कि कोई उनकी तरफ झांक रहा है और हर सांस के साथ दिल तेज धड़क रहा था। तीनों ने अस्पताल के अलग अलग हिस्सों की जांच की। किचन, पुराना स्टोर रूम, खाली वार्ड, हर जगह कुछ न कुछ टूटा फूटा, भयानक। लेकिन उस अजीब आवाज का कोई सुराग नहीं मिला, जैसे आवाज केवल उनकी आंखों के सामने, कानों में ही मौजूद हो,
और हर कदम पर डर और गहरा होता गया। वो तीनों अब तक अस्पताल की हर जगह देख चुके थे, कहीं कुछ भी नहीं मिला। कभी आवाज इस कोने से आती तो कभी उस अंधे गलियारे से, पर अब आवाजें बदलने लगी थीं। अब सिर्फ कुछ चबाने की नहीं बल्कि साथ में पानी टपकने जैसी भी थी। टिप टिप टिप। रामू ने डरते हुए नीचे देखा। जमीन पर लाल निशान फैल रहे थे। ये तो खून है, वो बमुश्किल बोल पाया। तीनों ने सिर उठाकर ऊपर देखा। खून ऊपर की मंजिल से टपक रहा था। उनकी सांसें थम हे गईं। भगवान, ये इतना खून किसका है? आखिर ये हो क्या रहा है इस अस्पताल में? तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। चेहरों पर डर जमे हुए थे, पर कदम फिर भी आगे बढ़े। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए हर कदम की चर्र आवाज उनके दिल की धड़कन से भी तेज सुनाई दे रही थी। जैसे ही उन्होंने वार्ड नंबर 7 का दरवाजा खोला, भीतर जो नजारा था उसने तीनों के होश उड़ा दिए। कमरे के बीचों बीच एक काला साया बैठा था। वही घुटन, वही सड़ांत और सामने आधा नंगा जला कटा शरीर जो किसी इंसान का लग ही नहीं रहा था। उसकी आंखें बाहर को निकली हुई और वह लाशों को खा रहा था। ये क्या है? राक्षस, भागो! तीनों वहां से भागे, पर उसकी आवाज जैसे उनके पीछे ही थी। हर कदम के साथ चारों ओर आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। पीछे मुड़ते ही उन्होंने देखा, वो काला साया अब उनके ठीक पीछे खड़ा था। हर कदम के साथ उसकी परछाई उनके करीब आती जा रही थी, जैसे अंधेरा खुद उनके चारों ओर घूम रहा हो। अचानक महेंद्र की चीख गूंजी, गोपाल, बचाओ! रामू! भाई, मैं आ रहा हूं। हम आ रहे हैं, थोड़ा हिम्मत रखो भाई। गोपाल और रामू ने देखा, वो साया महेंद्र के ऊपर झपटा। उसके नुकीले नखूनों ने उसका कंधा चीर दिया। खून चारों तरफ बिखर गया। लेकिन वो साया अब रामू की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें सिर्फ उसी पर टिक गईं। वो उठ खड़ा हुआ और उसकी सांस की आवाज ऐसी थी जैसे मौत खुद फुसफुसा रही हो। रामू पीछे हट गया, डर से कांपता हुआ। तभी गोपाल ने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक वो साया रुक गया, जैसे गोपाल से डर गया हो। पल भर में वो काला साया गायब हो गया। सिर्फ ठंडी हवा रह गई और जमीन पर महेंद्र का लहूलुहान शरीर पड़ा था। महेंद्र! हे भगवान, ये क्या हो गया? महेंद्र मानो खून से लथपथ पड़ा था। उसका कंधा पूरी तरह फट चुका था। मुझे बचा लो, रामू, गोपाल, मुझे बचा लो। और हर सांस के साथ उसका दर्द चारों ओर गूंज रहा था। वो तड़पते हुए बस बार बार चिल्ला रहा था, मुझे बचा लो, रामू, गोपाल। मुझे बचा लो, रामू, गोपाल, मुझे बचा लो। कोई है यहाँ पर? कोई मदद करो। धीरे धीरे सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी। अस्पताल में हलचल शुरू हो गई थी। मरीजों की आवाजें, नर्सों की चहल पहल, सब कुछ मानो सामान्य लग रहा था। पर किसी को यह नहीं मालूम था कि इसी अस्पताल की दीवारों के भीतर पिछली रात क्या घट चुका है। और वो साया अब भी यहीं कहीं जिंदा था। हाय राम, ये क्या हो गया? कल ये कहकर निकले थे कि गोपाल और रामू के पास जा रहा हूँ, थोड़ा लेट हो जाऊंगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। महेंद्र अब बेहोश पड़ा था। रामू और उसकी पत्नी गौमी उसके बगल में बैठे थे। दोनों चिंता में डूबे उस पल का इंतजार कर रहे थे जब महेंद्र होश में आए। गोपाल बाहर ही बैठा था, गहरी सोच में डूबा। रात की वो भिड़ंतें,
वो साया और रघु सब उसके दिमाग में तैर रहे थे। रामू का चेहरा भी सूना था, हाथ जैसे कुछ कर न पा रहे हों। दोनों स्तब्ध बैठे थे, चिंता और असमंजस की दीवारों में घिरे। गौमी ने महेंद्र के चेहरे को नजर से तापा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें भारी थीं। उसकी हथेलियों में अब भी थोड़ी गर्मी थी, पर आंखें बेहोश थीं। रामू भीतर कहीं खोया हुआ था। वह सोच रहा था, आखिर वो राक्षस गोपाल से डरा क्यों? ऐसा क्या हुआ कि राक्षस उसके एक कदम बढ़ाते ही गायब हो गया? सवाल उसके मन में तूफान की तरह उठ रहे थे, पर जवाब देने वाला कोई न था। इतने में महेंद्र के होंठ जरा से हिले, जैसे कुछ कहना चाह रहे हों। उठो, कुछ बोलो ना जी, कुछ बोल दो। उठो महेंद्र, देखो हम सब तुम्हारे साथ हैं। हिम्मत रखो, बोलो कुछ। गोपाल, गोपाल। गोपाल भी यही है? अगर तुम बोलो तो मैं बुला दूं? गोपाल को मरना होगा। मरना होगा। गोपाल को गोपाल को मरना ही होगा। उसकी मौत निश्चित है। ये शब्द सुनते ही गौमी और रामू के चेहरों का रंग उड़ गया। हवा जैसे थम सी गई। वे नहीं समझ पा रहे थे कि ये बोतल सी आवाज किसकी थी, महेंद्र की अपनी या उसके भीतर कोई और चीख रहा था। अब यह बात दवा गोलियों से सुलझने वाली नहीं लग रही थी। कुछ और था जो उसके भीतर रह गया था। वो लोग बिना देरी किए सीधे गोपाल के पास पहुंचते हैं और सब कुछ बताते हैं। रामू की हर बात गोपाल के भीतर तक उतरती गई और उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। शायद उस राक्षस का कुछ हिस्सा महेंद्र में रह गया है, या कोई छाया जो उसे छोड़ नहीं रही। इसका इलाज अब दवाएं नहीं कर पाएंगी। हमें बाबा कालीराम के पास जाना होगा, पहाड़ के पीछे जो काली माता का मंदिर है, जहां पर आत्माएं संभाली जाती है। काली माता की कृपा पर भरोसा करना होगा। गौमी यह सब बता ही रही थी कि तभी अचानक रघु आ गया और गोपाल तुरंत पूछ बैठा, अरे रघु, तुम यहां? तुम रात कहां गायब हो गए थे भाई? पता भी है रात यहां क्या हुआ है? भैया, मैं तो रात लाशों को देखकर बाहर आ गया था। बाहर आया तो आप सब थे ही नहीं, तो मैं चला गया। यह सुनकर गोपाल के मन में कुछ तो आया था, पर इतना समय नहीं था कि वह उस पर गहराई से सोच सके। फिर उसने रघु को भी सारी बात बता दी। तभी रघु ने भी साथ चलने की अपनी इच्छा जाहिर की। और अब सब रात में निकलने के लिए तैयार थे। मन में डर भी था और बेचैनी भी। चलो फिर आज रात ही निकलते हैं, सब पहाड़ी के पास मिलना। रात का साया फिर से उतर आया था। हवा ठंडी हो चली थी और चांद की रोशनी भी किसी डर से सिकुड़ती सी लग रही थी। वक्त कम था और खामोशी रास्ते पर भारी होती जा रही थी। जंगल के बीच चारों चल दिए, गौमी, रामू, गोपाल और रघु। महेंद्र को गोपाल ने अपनी बाहों में उठा रखा था। धूसर पत्तों पर कदम भारी पड़ रहे थे और हर कदम पर मन में बस एक सवाल गूंज रहा था, क्या ये सब कभी ठीक हो भी पाएगा? काली माता का मंदिर अब सामने था। दीवारें पुरानी, जैसे मकड़ी के जालों की चादर ओढ़े हुए। जमीन पर धूल की एक गहरी परत जमी थी। मंदिर का गेट सन्नाटा समेटे स्थिर खड़ा था।
5 घंटे पैदल चलने के बाद वे आखिर मंदिर पहुंच गए, थके, सांसों से भरे, लेकिन मंजिल सामने थी। अंदर उन्होंने देखा बाबा कालीराम गहरी तपस्या में बैठे थे, आंखें बंद, होंठों पर धीमी मंत्र की ध्वनि। सब जाकर बाबा के सामने बैठ गए। कुछ पल बाद बाबा ने धीरे से आंखें खोली और बोले, क्यों आए हो बच्चों? बाबा, मैं बेलापुर गांव से आया हूं और ये मेरा मित्र महेंद्र है। पिछले 1 महीने से हमारे गांव में अजीब अजीब घटनाएं हो रही थीं। बाबा, ऐसी कि कोई समझ नहीं पा रहा था कि किस पर भरोसा करे और किससे डरे। और रामू पिछली रात की सारी दर्दनाक बातें बताने ही वाला था कि बाबा ने अचानक हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं। उन्होंने आंखें बंद की, अपना हाथ महेंद्र के गहरे जख्म पर रखा। कुछ पल तक मौन, जैसे वो घाव से कोई राज पढ़ रहे हों। अचानक बाबा की उंगलियों को घाव में से एक काला सा बाल महसूस हुआ। उन्होंने धीमे से उसे बाहर निकाला और जैसे ही वो बाल उनकी हथेली पर आया, बाबा का चेहरा सख्त पड़ गया। कुछ क्षणों तक गहरी चुप्पी। फिर बाबा बोले, बेटा, ये किसी इंसान की चीज नहीं है, ये त्रिगोरी है। त्रिगोरी? त्रिगोरी एक ऐसी शक्ति जो शरीर और दिमाग दोनों पर कब्जा कर लेती है। ये राक्षस है, छलावा है, रूप बदल सकता है, पलक झपकते गायब हो सकता है, हर 100 साल में एक बार जागता है। गोपाल का गला सूख गया। वो धीरे से आगे झुका। और इसका शिकार महेंद्र नहीं, तू है गोपाल। त्रिगोरी तुझे मारना चाहता है। गोपाल सन्न रह गया। रामू ने तुरंत पूछा, पर क्यों? आखिर क्या चाहता है वो गोपाल से? तुम्हारे गले में जो ताबीज है वही उसे तुझसे दूर रख रहा है। अभी वो किसी जिंदा इंसान को नहीं मार सकता, इसलिए वो मुर्दा घर की लाशें खाकर अपनी भूख मिटा रहा था। क्योंकि जिस गांव से ये आया है वह गांव बहुत पहले मर चुका है। उस गांव की सारी बुरी आत्माएं इसके भीतर वास करती हैं। इन आत्माओं का उद्देश्य हर अच्छी आत्मा को अपने वश में लेना, उन्हें भी अंधेरे में खींच लेना, लेकिन वे ऐसा कर नहीं पाई। अच्छी आत्माओं को मुक्ति मिल गई और इन बुरी आत्माओं का मकसद अधूरा रह गया। अब इसके भीतर सिर्फ बदले की आग है, एक ऐसी आग जो वो उन्हीं से लेगा जिन्होंने उन्हें मुक्ति दिलाई। गोपाल अब समझ चुका था कि ये कौन है और कहां से आया है। कल का दिन खतरनाक होगा, क्योंकि चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा और वैशाखी अमावस्या एक ही महीने में पड़ रही हैं। जब चांद पूर्ण होगा, त्रिगोरी अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में होगा। वो जरूर आएगा गोपाल, सीधा तेरे पास। बाबा, कुछ उपाय बताइए, इसे रोकने का कोई तो तरीका होगा। हाँ है, पर उसे खत्म करने का काम कोई पराया नहीं करेगा। गोपाल को पूरा गांव चाहता है, पर यह काम वही करेगा जो उसके सबसे करीब है। महेंद्र जख्मी है, घर वाले हैं नहीं, इसलिए यह काम तुम्हें करना होगा रामू। और याद रहे गोपाल, ये ताबीज तभी उतरना चाहिए जब रामू खुद तुमसे मांगे। करना ये है, इस ताबीज को। बाबा ने रामू को हर उपाय, हर मंत्र और हर सावधानी एक एक करके समझाई। फिर अचानक बाबा के सामने हवा में हल्की चमक उभरी और उसी चमक से एक छोटा सा जादुई कवच का डिब्बा प्रकट हुआ। बाबा ने वह डिब्बा खोला,
उस काले बाल को उसमें बंद किया और रामू को थमा दिया, बस इतना ताकि वो उसे वापस लेने न आ सके। बाहर आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी थी। भोर हो चुकी थी। तीनों ने बाबा को प्रणाम किया और मंदिर से बाहर निकल आए। पूर्णिमा की रात, बेलापुर। आज हवा में एक अजीब सा खालीपन था। दूर कहीं कुत्ते लगातार भौंक रहे थे, जैसे उन्हें भी पता हो कि आज कुछ भयानक होने वाला है। रात गहराने लगी थी। रामू पूरी तैयारी कर चुका था। बाबा कालीराम द्वारा दिया गया हल्दी, लौंग, वो काला बाल सब एक छोटे थैले में बांधकर वो अपने घर से निकल चुका था। सड़क सुनसान थी। पेड़ों की परछाइयां अंधेरे में डोल रही थीं। चलते चलते उसे लगा कोई उसके पीछे है, कदमों की हल्की छाप। पर जब वह मुड़कर देखता, कोई नहीं। फिर भी वह चलना नहीं रोकता। वही त्रिगोरी गोपाल के घर के आसपास मंडराने लगा था। लगता है मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। पर दूसरी ओर इसी से थोड़ा पहले त्रिगोरी ने रामू का रूप ले लिया था। चेहरा वही, चाल वही, बस आंखें लाल, खूनी और बिना पलक झपके देखती हुई। वहां गोपाल भी रामू का इंतजार कर रहा था। रामू आता ही होगा, आज सब ठीक हो जाएगा। उधर रास्ते में रामू को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। दिल में एक बेचैनी उठी और उसने तुरंत अपने कदम तेज कर दिए। लगता है रामू आ गया, पर इतनी जल्दी? उसने गोपाल के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला। आखिर वह सामने था। अरे रामू, तुम इतनी जल्दी कैसे? तुम तो 9 बजे आने वाले थे और अभी तो 8:45 ही हुए हैं। वह एकदम शांत खड़ा रहा, चेहरा भावहीन, गोपाल की ओर घूरता हुआ। गोपाल ने उसे अंदर आने के लिए कहा। गोपाल भी उसे देखे जा रहा था। उसे भी उसमें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। लाओ गोपाल, ताबीज दो, काम शुरू करते हैं। अरे रामू, थोड़ा बैठो, मैं पानी लेकर आता हूं। वैसे भी बाबा ने 9 बजे का समय दिया था। नहीं, अभी दे दो, अभी करना होगा। अच्छा लो, मैं अभी उतार कर तुम्हें देता हूं। उसका मकसद था कि वह ताबीज ले ले और उसे मारने की प्रक्रिया पूरी ना हो सके। गोपाल उसे ताबीज देने ही वाला था कि उसी पल असली रामू वहां पहुंच गया। रामू ने देखा उसके ही जैसे चेहरे वाला कुछ बिल्कुल उसकी ही शक्ल में गोपाल के सामने खड़ा था। रामू का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, सांस अटक गई। वह बिना देर किए भागकर दरवाजे की तरफ झपट पड़ा, पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, त्रिगोरी अपने असली रूप में एक काला, भयानक, जली कटी चमड़ी वाला राक्षस, लाल आंखें, लंबे मुड़े हुए नाखून। एक झटके में त्रिगोरी ने गोपाल का गला काट दिया। गोपाल की चीख आधी ही निकली। उसका सिर जमीन पर लुढ़क कर दूर जा गिरा। शरीर वहीं कांपता रह गया। दरवाजे पर पहुंचा रामू बस पत्थर बनकर रह गया। त्रिगोरी ने रामू को और अंधेरे में गायब हो गया। गोपाल, आखिर रामू वहीं ये क्या जमीन किया पर भगवान बैठ ने? गया। ये क्या हुआ? उसके सामने था उसका सबसे प्रिय दोस्त गोपाल और उसके कटे हुए सिर के पास गिरा हुआ ताबीज। गोपाल मर चुका था। रामू वहीं उसके घर के बाहर बैठा था।
आधी रात बीत चुकी थी। चांद जाने से पहले इसे खत्म करना था। गुस्सा उसके पूरे शरीर में दौड़ने लगा। वह उठा और उसने वही किया जो बाबा कालीराम ने बताया था। वह आज उसे मारने की सारी तैयारी कर चुका था। त्रिगोड़ी का काला बाल, गोपाल का ताबीज और वह पवित्र अग्निसूत्र जिसे बाबा ने राख से बनाया था। रामू ने चारों तरफ लौंग और हल्दी छिड़की। गोपाल का ताबीज और वह काला बाल बिल्कुल बीच में रख दिए। फिर उसने कांपती हुई आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। काली, त्रिकाल, दुर्गा, अदृश्य विनाशिनी, जो अंधकार को भस्म करे। मंत्र की गूंज पूरे में फैल गई। उधर जहां त्रिगोरी भागा था, उसके शरीर से अचानक काला धुआं उठने लगा। फिर उसी धुएं के बीच उसकी चमड़ी आग पकड़ गई। वो तड़प उठा, चीखें हवा चीरने लगी। रामू के हर मंत्र के साथ लपटें और भड़कती गईं। आखिर में उसकी चीख इतनी भयानक हुई कि पूरा जंगल कांप गया और अगले पल त्रिगोरी जलता हुआ जमीन पर गिरा, लपटों में सुलगता रहा और राख बनकर बिखर गया। अगले दिन रामू ने गोपाल का अंतिम संस्कार किया। चारों ओर शांति थी, पर रामू के भीतर एक तूफान अब भी चल रहा था। जिस राक्षस को खत्म करने निकला था वो तो खत्म हो गया, लेकिन जिसे बचाने की कसम खाई थी वो बच ना सका। रामू अब एकदम अकेला रह गया था। उसकी आंखें बार बार भटक जाती उन तीनों दोस्तों की हंसी में, उनकी बातें, साथ बैठकर चाय पीने के पल। सब कुछ हर लम्हा उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ये वो अकेलेपन का दर्द था जो शायद कोई समझ भी ना पाए। यकीन करना मुश्किल था कि गोपाल अब सच में इस दुनिया में नहीं रहा। महेंद्र को होश तो आ चुका था, लेकिन उसके जख्म अभी भी ताजे थे। सोचो, उस पर क्या गुजरेगी जब उसे ये पता चलेगा कि उसका एक दोस्त हमेशा के लिए बिछड़ गया है। कुछ गम जिंदगी भर साथ रह जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं रामू और ये थी मुर्दा गांव का पार्ट 2, जहां एक बार फिर से बुराई की हार हुई। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आगे भी आपके लिए ऐसी ही रोचक कहानियां लाते रहेंगे। इसके लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तब तक के लिए अलविदा।